तो आज हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो रिसर्च पेपर है जो निवेशक के दिमाग के अंदर झांकता है। कुछ लेख हैं जो उन आम गलतियों को गिनाते हैं जिनमें हम सब फंसते हैं। और साथ में बसंत माहेश्वरी के इंटरव्यूज भी हैं। हाँ, उनकी किताबों और इंटरव्यूज से निकाले गए कुछ बेबाक सच। हमारा मिशन आज कोई हॉट स्टॉक टिप खोजना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक कामयाब निवेशक की सोच मतलब होती कैसी है। हम उन मनोवैज्ञानिक वजहों की चीर फाड़ करेंगे जिनके कारण लोग पैसा गंवाते हैं। और उन रणनीतियों पर भी बात करेंगे जो सच में दौलत बनाने में मदद करती हैं। बिल्कुल। क्योंकि शेयर बाजार सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये काफी हद तक आप कह सकती हैं भावनाओं का खेल है। हम देखेंगे कि बाजार में ये डर और लालच का चक्र कैसे घूमता है और एक निवेशक के तौर पर अनुशासन और सब्र क्यों सबसे कीमती चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की ही बात करते हैं। निवेश सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है, ये दिमाग का खेल ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक रिसर्च पेपर जो हमारे पास है वो कहता है कि ज्यादातर फैसले 3 मनोवैज्ञानिक चीजों से तय होते हैं। एक तो है ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे सब पता है वाला भाव। हाँ बिल्कुल। दूसरा है हर्डिंग बिहेवियर यानी भेड़ चाल। और तीसरा है रिस्क टॉलरेंस, मतलब आप कितना जोखिम झेल सकते हैं। और ये सीधे तौर पर बाजार के सबसे पुराने चक्र से जोड़ा है, लालच और डर। हाँ, जब बाजार नई ऊंचाइयों पर होता है तो लालच अपने चरम पर होता है। रिटेल निवेशक झुंड में आते हैं, अखबारों की हेडलाइन चिल्ला रही होती हैं और हर कोई यही सोचता है कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट। हाँ, इस बार बात कुछ और है। मुझे याद है कुछ साल पहले जब एक खास केमिकल स्टॉक भागा था, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर हर कोई उसी की बात कर रहा था। जिन्होंने उसे खरीदा उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कंपनी करती क्या है। बाद में जब वो गिरा तो सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अब क्या करें। यही तो है क्लासिक हर्डिंग बिहेवियर या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग सिर्फ इसलिए एक स्टॉक खरीद लेते हैं क्योंकि वो ट्रेंड में है। बिल्कुल सही उदाहरण है। और सिक्के का दूसरा पहलू है डर। जब बाजार गिरता है तो डर का ऐसा माहौल बनता है कि लोग घबराहट में अच्छी मजबूत कंपनियों के शेयर भी बेच देते हैं, सबसे गलत समय पर। हाँ, सबसे निचले स्तर पर। और दिलचस्प बात यह है कि नागपुर में की गई एक स्टडी में पाया गया कि इन मनोवैज्ञानिक दबावों का असर पुरुष और महिला निवेशकों पर लगभग एक जैसा ही होता है। अच्छा? हाँ, मतलब जब डर और लालच की बात आती है तो बाजार किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो ये जो डर और लालच की भावनाएं हैं, ये यकीनन कुछ आम गलतियों को जन्म देती होंगी। बिल्कुल। वो कौन सी सबसे बड़ी गलतियां हैं जिनमें ज्यादातर भारतीय निवेशक अपना पैसा फंसा देते हैं? लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सबसे ऊपर है बिना रिसर्च के निवेश करना। मतलब किसी दोस्त, रिश्तेदार या आजकल जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर टिप्स आती हैं, हाँ, उन्हीं टिप्स पर आंख बंद करके पैसा लगा देना। बसंत माहेश्वरी इसे डिस्ट्रक्टिव पोर्टफोलियो बनाने का सबसे तेज तरीका कहते हैं। विनाशकारी पोर्टफोलियो। जी, ये बात सोचने वाली है। अगर किसी दोस्त ने कोई स्टॉक बताया और वो चल गया तो हमें लगता है कि दोस्त जीनियस है, लेकिन इसके पीछे का खतरा क्या है? खतरा ये है कि अगर आपको यही नहीं पता कि आपने कोई चीज क्यों खरीदी है तो आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि उसे बेचना कब है। सही बात है। क्या आप उसे 10% प्रॉफिट पर बेचेंगे या 20% लॉस पर, या उससे सालों तक रखेंगे? कोई प्लान ही नहीं होता। कोई प्लान नहीं। बिना वजह की खरीदारी का मतलब है आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सही बात है। और दूसरी बड़ी गलती कौन सी है? बाजार को टाइम करने की कोशिश करना। ये एक क्लासिक जाल है। निवेशक इंतजार करते रहते हैं कि बाजार थोड़ा और गिरेगा तब खरीदूंगा, या जब सब ठीक हो जाएगा, इकोनॉमी पटरी पर आ जाएगी, तब पैसा लगाऊंगा। बिल्कुल। एक मिनट, बाजार को टाइम न करने की सलाह सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब बाजार गिर रहा हो तो क्या थोड़ा रुक कर देखना समझदारी नहीं है? देखिए, मन में ये डर तो रहता ही है कि कहीं और ना गिर जाए। हाँ। और यही तो वो मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। आप बॉटम का इंतजार करते हो और वो कभी नहीं आता। और जब तक लगता है कि अब सब ठीक है, तब तक बाजार 20% ऊपर जा चुका होता है। बाजार के सुधरने का इंतजार करने पर अक्सर कीमतें पहले ही बढ़ चुकी होती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि टाइमिंग द मार्केट से कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बहस भी आती है। हाँ, बसंत माहेश्वरी के शब्दों में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से शायद आपके रेस्टोरेंट के बिल निकल जाए, लेकिन असली दौलत लंबे समय के निवेश से ही बनती है। दौलत बनाने के लिए धैर्य चाहिए। रोज रोज की खरीद बिक्री से ब्रोकर तो अमीर बन सकता है, निवेशक नहीं। एक और गलती जो मैंने बहुत देखी है वो है ओवर कॉन्सेंट्रेशन। लोग किसी एक थीम के दीवाने हो जाते हैं, जैसे
कुछ समय पहले सब सिर्फ आईटी स्टॉक खरीद रहे थे, फिर रेलवे स्टॉक का दौर आया। और अपना सारा पैसा एक ही सेक्टर या कभी-कभी तो एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। हाँ, और यहीं पर डिवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण का महत्व सामने आता है। बिल्कुल। माहेश्वरी साफ कहते हैं कि कभी भी अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में मत लगाओ, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों न लगे। सोचिए, अगर उस कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया या उसका बिजनेस मॉडल ही पुराना हो गया तो सारी पूंजी डूब सकती है। बिल्कुल। अगर पोर्टफोलियो को अलग अलग कंपनियों और सेक्टर्स में बांटा जाए तो किसी एक जगह की गिरावट का असर पूरे पोर्टफोलियो पर कम होता है। अच्छा, तो ये तो हो गई वो गलतियां जो हमें नहीं करनी है। बिना रिसर्च के निवेश, मार्केट टाइमिंग और ओवर डाइवर्सिफिकेशन न करना। हाँ, लेकिन सिर्फ गलतियों से बचना ही काफी नहीं है। एक प्रोएक्टिव अप्रोच क्या हो सकती है? शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे पहले तो प्राइस और वैल्यू का फर्क समझना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही निवेश का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। प्राइस वो है जो आप चुकाते हैं, वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या आप इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकती हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए बाजार में टमाटर की कमी हो गई है तो डर के मारे लोग 200 रुपए किलो भी खरीद रहे हैं। ये प्राइस है जो डर और भावनाओं से तय हुआ है। हाँ, लेकिन टमाटर की असल वैल्यू तो उसके पोषण और स्वाद में है, जो नहीं बदली। अच्छा, स्मार्ट निवेशक वही है जो तब खरीदता है जब लोग डर में बेच रहे हों, यानी जब किसी शानदार कंपनी का प्राइस उसकी असल वैल्यू से बहुत नीचे चला गया हो। क्योंकि प्राइस मनमाना हो सकता है, लेकिन वैल्यू कंपनी के फंडामेंटल्स पर आधारित होती है, उसकी कमाई, उसका बिजनेस मॉडल, उसका भविष्य। ठीक है, तो हमें वैल्यू खोजनी है, ना कि सिर्फ प्राइस के पीछे भागना है। तो सवाल यह है कि ये वैल्यू या एक अच्छी कंपनी ढूंढी कैसे जाए? हमारे स्रोतों में एक 4Ms फ्रेमवर्क का जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली फ्रेमवर्क है। 4Ms है मीनिंग, मोट, मैनेजमेंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। मीनिंग का मतलब तो शायद ये है कि क्या आप कंपनी के बिजनेस को समझते हैं? बिल्कुल। मोट का मतलब है कंपनी के पास कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो उसे दूसरों से बचाता है। हाँ, एक तरह की खाई। मैनेजमेंट तो साफ है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप उसे एक सुरक्षित कीमत पर खरीद रहे हैं। सही। सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन इनमें से वो कौन सा एम है जिसे आम निवेशक सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं? मेरे हिसाब से वो मैनेजमेंट है। अच्छा। हाँ, लोग अक्सर नंबर्स, प्रॉफिट ग्रोथ और चार्ट्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन सब के पीछे इंसान है। एक बेईमान या नाकाबिल मैनेजमेंट अच्छी खासी कंपनी को डुबो सकता है। जैसा बसंत माहेश्वरी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि शो कौन चला रहा है। सही बात है। वो कहते हैं कि एक बेईमान मैनेजमेंट कभी भी कर्ज मुक्त कंपनी नहीं चलाता। मैनेजमेंट की महत्वाकांक्षा, वो टैक्स ईमानदारी से चुकाते हैं या नहीं, और वो कितने पारदर्शी हैं, इन बातों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि आखिर में आप अपना मेहनत का पैसा किसी और के हाथ में दे रहे हैं। बिल्कुल, आपको भरोसा होना चाहिए कि वो इंसान ईमानदार है। तो ये तो हुआ एक अच्छा स्टॉक चुनने का फ्रेमवर्क, लेकिन सिर्फ अच्छा स्टॉक चुन लेना ही काफी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा स्तंभ अनुशासन बताया गया है। जी हाँ, इसके लिए कुछ सुनहरे नियम हैं, जैसे एक प्लान के साथ निवेश करें और उस पर टिके रहें। भावनाओं में बहकर अपने प्लान से न भटकें। बिल्कुल, अपना होमवर्क करें, किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करें, और सबसे जरूरी, अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करें। यानी अगर कोई निवेश आपकी सोच के हिसाब से नहीं चल रहा, तो अपनी गलती मानकर उससे बाहर निकलना सीखें। हाँ, नुकसान को सीमित करना प्रॉफिट कमाने जितना ही जरूरी है। और इन सब का अंतिम लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता। बसंत माहेश्वरी का इस पर एक दिलचस्प फॉर्मूला है। आपके पास अपने सालाना खर्च का 50 गुना कॉर्पस होना चाहिए। वाह, 50 गुना, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मैंने हमेशा 25 या 30 गुना वाला नियम सुना है। इसके पीछे 50 गुना का क्या तर्क है? ये तो काफी कंजर्वेटिव लगता है। उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास इतनी बड़ी राशि है तो उस पर मिला सिर्फ 2% का डिविडेंड यील्ड भी आपके साल भर के खर्चे पूरे कर सकता है। अच्छा, मतलब आपको अपनी मूल पूंजी को छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ये असली वित्तीय स्वतंत्रता है, जहां आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आप बाजार के उतार चढ़ाव से लगभग बेफिक्र हो जाते हैं। चलिए अब बसंत माहेश्वरी की कुछ और सीधी और यादगार सलाहों पर आते हैं।
अधिग्रहण के बारे में वो कहते हैं शिकार को खरीदो, शिकारी को नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ आकार बड़ा करने या रेवेन्यू जोड़ने के लिए किया गया अधिग्रहण अक्सर शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसी कंपनी से बचें जो स्टैंडिंग दूसरी कंपनियों को खरीद रही है। लेकिन अगर कोई कंपनी किसी मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठाने के लिए अधिग्रहण करती है तो वो एक स्मार्ट मूव हो सकता है। हाँ, जैसे ग्रासिम का पेंट बिजनेस में आना। ये एक अच्छा उदाहरण है। ग्रासिम पहले से ही बिरला व्हाइट पुट्टी और सीमेंट के जरिए उन डीलर्स तक पहुंच रहा है। एग्जैक्टली। तो उनके लिए पेंट बेचना आसान हो जाता है। ये एक सिनर्जी पैदा करता है। उन्होंने एक बना बनाया हाईवे इस्तेमाल किया। बिल्कुल, उन्हें नई सड़क बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक स्मार्ट अधिग्रहण है। बहुत बढ़िया। अब बेचने पर आते हैं, जो शायद खरीदने से भी ज्यादा मुश्किल फैसला है। बिल्कुल। उनका कहना है कि स्टॉक तब बेचना चाहिए जब आपको लगे कि खेला खत्म, पैसा हजम। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको शॉर्ट टर्म वजहों से नहीं बेचना चाहिए, जैसे एक तिमाही के नतीजे खराब आ गए या बाजार में थोड़ी घबराहट है। तो कब बेचना चाहिए? आपको तब बेचना चाहिए जब बिजनेस का भविष्य या उसकी टर्मिनल वैल्यू ही खत्म हो जाए। एक मिनट, टर्मिनल वैल्यू को थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? टर्मिनल वैल्यू का मतलब है किसी बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की क्षमता का अंत। मतलब आपको लगने लगे कि अब ये कंपनी यहां से और बड़ी नहीं हो सकती, या इसका बिजनेस मॉडल ही पुराना हो गया है। हाँ, या इंडस्ट्री खत्म हो रही है, जैसे कोडैक के साथ हुआ जब डिजिटल कैमरे आए। जब कहानी ही खत्म हो जाए तब शेयर बेचकर निकल जाना चाहिए। वो क्रिकेट की मिसाल भी देते हैं ना? हाँ, और वो बहुत सटीक है। वो कहते हैं कि आपको मुश्किल समय में पिच पर टिके रहना है, अपना विकेट नहीं गंवाना है। हाँ, अपना विकेट यानी शेयर सिर्फ इसलिए नहीं गंवाना है क्योंकि गेंदबाज यानी बाजार बहुत तेजी दिखा रहा है या आपको डरा रहा है। लेकिन अगर मैच फिक्स हो तो? हाँ, अगर आपको पता चले कि मैच फिक्स है, यानी कंपनी में कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो तुरंत अपना विकेट बचाकर पवेलियन लौट जाओ। युवा निवेशकों के लिए भी उनकी एक बहुत खरी खरी सलाह है। वो कहते हैं कि सिर्फ 20,000 रुपए महीने का निवेश करके वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। ये बात थोड़ी चुभने वाली है, लेकिन शायद सच्ची है। बिल्कुल, उनका कहना है कि आपको अपनी कमाई बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। अच्छा, सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलेगा, अपनी स्किल्स बढ़ाकर कमाई बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। उनका लक्ष्य भी काफी एम्बिशियस है, 10 साल में 10 गुना। हाँ, यानी लगभग 26% CAGR। एक मिनट, CAGR को थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? 26% सालाना रिटर्न सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। CAGR का मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी आपका पैसा हर साल औसतन किस दर से बढ़ रहा है। और हाँ, 26% बहुत एम्बिशियस है। तो क्या ये असल में मुमकिन है? ये दिखाता है कि माहेश्वरी छोटी मोटी नहीं बल्कि असाधारण ग्रोथ वाली कंपनियों की तलाश में रहते हैं। ये लक्ष्य उन लोगों के लिए है जो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं और इसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है। शेयर बाजार में सफलता रातों रात अमीर बनाने वाली सीक्रेट टिप्स खोजने से नहीं मिलती। नहीं, ये अपनी भावनाओं पर काबू पाने, एक अनुशासित प्रक्रिया का पालन करने, रिसर्च करने और सबसे जरूरी भीड़ के पीछे ना भागने का खेल है। बिल्कुल। और इसे एक लाइन में समेटना हो तो बसंत माहेश्वरी की एक बात बहुत सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी? अमीर बनने की प्रक्रिया में बहुत सारी छोटी छोटी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। और यही आज का हमारा अंतिम विचार है। मतलब शायद आपको वो लेटेस्ट फोन छोड़ना पड़े या वो महंगी छुट्टियां टालनी पड़े, ताकि आप उस पैसे को निवेश कर सकें। अगर सच्ची दौलत बनाने के लिए इतना अनुशासन, त्याग और सालों का इंतजार जरूरी है, तो वित्तीय